नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्य पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। वो छात्रा शास्त्री तृतीय खंडस्य अनिवार्य प्रथम पत्रांतर्गते संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहास पाठ्यक्रमे गतकक्षायां महाभारतस्य परिचयं शृण्वन्तः। इदानीमहं रामायण महाभारतयोः पौर्वापर्यत्वं विषये कथयामि। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत हमारी संस्कृति के आदि काव्य एवं ऐतिहासिक काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इसलिए रामायण और महाभारत को संस्कृत के आदि महाकाव्य या उपजीव्य महाकाव्य अथवा आर्ष महाकाव्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों के लिए ये दो ग्रंथ रत्न उपजीव्य हैं। रामायण को विद्वानों ने सर्वसम्मति से संस्कृत का आदि महाकाव्य घोषित किया है। रामायण और महाभारत भारतीय साहित्य की सुदीर्घ परंपरा को दो विभिन्न युगों में विभाजित कर देने वाले अपनी तरह के दो अकेले ग्रंथ हैं। ये दोनों ही ग्रंथ भारत की दीर्घकालीन साहित्य साधना के दो प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। जिस प्रकार संपूर्ण वैदिक साहित्य की आधारभूत मंत्र संहिताएं हैं, उसी प्रकार लौकिक साहित्य के उद्गम स्वरूप ये दोनों ग्रंथ हैं। रामायण तथा महाभारत की कथा वस्तु पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि रामायण महाकाव्य है और महाभारत इतिहास है। रामायण में काव्यगत चमत्कार महत्व की वस्तु है, जबकि महाभारत में प्राचीन काल के अनेक प्रसिद्ध राजाओं के इतिवृत्त का वर्णन करना ही मूल उद्देश्य है। इसके महत्वपूर्ण अंशों ने तो अपने प्रचलित उच्च प्रमाणों के द्वारा इस ग्रंथ का नाम पंचम वेद सिद्ध किया है। अतः यह नीति, धर्म, आचार विचार की दृष्टि से भारतीय आत्मा का दर्पण है। हम रामायण और महाभारत के पर्यायत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रथमतः भौगोलिक विस्तार की दृष्टिकोण से इन दोनों काव्यों का भौगोलिक विस्तार भी सिद्ध है। रामायण में भारत की दक्षिणी सीमा विंध्य और दंडक वन तक थी, पूर्वी सीमा विदेह राज्य मिथिला तक थी तथा पश्चिमी सीमा सौराष्ट्र तक थी। परंतु महाभारत के समय में आर्यावर्त का विशेष विस्तार हो गया था। इसकी पूर्वी सीमा गंगा सागर के संगम तक हो गई थी तथा दक्षिणी सीमा चोल और मालाबार प्रांत तक थी। इतना ही नहीं, लंका तक के राजा भी युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आए थे। अतः लंका तक भारत का विस्तार हो गया था। कवि की लेखनी की दृष्टि से देखा जाए, इन दोनों महाकाव्यों में रामायण एक कवि की कोमल और भावपूर्ण लेखनी का चमत्कार है। उसकी कविता में सरलता, स्निग्धता, मृदुलता तथा शब्द एवं अर्थ की मंजुलता का सामंजस्य है। यहाँ एक ही कवि के उद्गार हैं, परंतु महाभारत में जैसे महाभारत तक के रूप निर्माण में कितने ही लेखकों का योगदान रहा है। रामायण के लिखने की चर्चा कहीं भी नहीं है, केवल लव कुश द्वारा गाए जाने का ही वर्णन मिलता है। ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो
जगस्तुतौ समाहिततो। परंतु महाभारत के लिपिबद्ध करने की कथा प्रसिद्ध है। इसे गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। महाभारत का क्रमिक विकास 3 रूपों में हुआ है। पहले जय, उसके बाद भारत और अंत में महाभारत नाम पड़ा। महाभारत में काव्य सौंदर्य की अपेक्षा इतिवृत्तात्मकता का ही प्राधान्य है और वर्णनात्मक शैली अधिक अपनाई गई है। सच्चे अर्थों में महाभारत काव्य का कविताबद्ध इतिहास ग्रंथ अधिक है। रचना काल की दृष्टि से तुलना। रचना काल की दृष्टि से दोनों में कौन प्राचीन है, इस विषय पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इस विषय पर पाश्चात्य जर्मन समीक्षक डॉक्टर वेबर, वेंटरनित्ज, प्रोफेसर याकोबी का मत उल्लेखनीय है। वेबर का कहना है कि रामायण में महाभारत की अपेक्षा सुंदर पदविन्यास, सुबोध रचना मिलती है, अतः रामायण महाभारत से अर्वाचीन है। लेकिन भारतीय विचारधारा इसके विपरीत ही है। भारतीय विचारकों के अनुसार वाल्मीकि त्रेता युग के आदि कवि हैं, क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में होने वाले श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। व्यास जी द्वापर युग के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में होने वाले भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। विष्णु अवतारों में राम के पश्चात ही कृष्ण का अवतार माना गया है, अतः रामायण ही प्राचीन सिद्ध होता है। डॉक्टर वेबर के उपर्युक्त मत के अतिरिक्त वेंटरनित्ज का कथन है कि मूल रामायण में अर्थात द्वितीय कांड से पंचम कांड तक राम को विष्णु का अवतार नहीं माना गया है। उन्हें श्रेष्ठ मानव के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन अवतारवाद का सिद्धांत कृष्ण के युग से ही चला है। अतः राम यदि विष्णु के अवतार हैं तो वे कृष्ण के बाद ही हुए होंगे। बात यह है कि पाणिनि तथा पतंजलि ने अर्जुन, युधिष्ठिर तथा महाभारत का उल्लेख किया है, परंतु राम का नहीं। अतः यह सिद्ध है कि रामायण महाभारत के बाद बनी है। प्रोफेसर याकोबी का मत है कि रामायण ही महाभारत से प्राचीन है। महाभारत की रचना रामायण के आधार पर ही हुई है, परंतु वेंटरनित्ज ने इसके विरुद्ध में कई प्रमाण दिए हैं। उनका कहना है कि रामायण में महाभारत की अपेक्षा काव्यांशों का अधिक वर्णन है, जिसमें कालिदास जैसी काव्य छटा है, अतः रामायण महाभारत की अपेक्षा अर्वाचीन है। महाभारत प्राचीन। महाभारत में प्राचीन के दोतक, उवाच आदि गद्य वाक्य मिलते हैं, जबकि रामायण में इनका उल्लेख नहीं है। रामायण में दरबारी शैली अधिक मिलती है। महाभारत के वर्णन में सर्वत्र क्षत्रियत्व का आभास मिलता है। कुंती, द्रौपदी आदि सभी नारियां वीर क्षत्राणी हैं। उनकी भी उक्तियां दर्पपूर्ण हैं। वे अपमान सहना नहीं जानती। दुर्योधन का द्रौपदी के प्रति दुर्व्यवहार ही युद्ध का कारण बन जाता है। कीचकवध तथा जयद्रथ वध भी इसी कारण हुए। जबकि रामायण में रावण सीता के साथ दुर्व्यवहार करता है, सीता से दुर्वचन भी करता है, परंतु सीता एक अत्यंत सभ्य हिंदू नारी की भांति चुप रह जाती है। कौशल्या, कैकेयी का भी यही हाल है। महाभारत का युद्ध उसके लेखक ने स्वयं देखा है, ऐसा प्रतीत होता है, जबकि वाल्मीकि सुनी सुनाई कथा को ही कहते हैं। राम रावण युद्ध में संवादों अथवा कार्य व्यापारों में उत्तेजना नहीं दिखाई देती, जितनी कि कर्ण, अर्जुन आदि के युद्ध में है। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि महाभारत का निर्माण सभ्यता के विकास के आरंभिक काल में हुआ था तथा रामायण सभ्यता के पूर्ण विकसित काल की रचना है, अर्थात रामायण की अपेक्षा पीछे रची गई है। इस संबंध में एक बात और उल्लेखनीय है कि महाभारत पर प्राचीन पश्चिमी भारत का तथा रामायण पर पूर्ण विकसित पूर्वीय भारत का प्रभाव दिखाई देता है। अतः इनमें काल भेद न होकर संभवतः स्थान भेद है। इसी कारण याकोबी का कहना है कि महाभारत रामायण के आधार पर है।
असंगत है, क्योंकि महाभारत में पश्चिमी लोगों ने भाग लिया था और रामायण में मुख्य घटना कौशल में घटी, जहाँ पर वाल्मीकि मुनि का भी निवास स्थान था। परंतु विंटरनिस के मत का खंडन कर यह कहा जा सकता है कि महाभारत के पात्रों तथा घटनाओं में व्यवहारिकता अधिक है। द्युत तथा राज्य लाभ के कारण युद्ध आदि घटनाएं व्यवहारिकता एवं विश्वास के क्षेत्र से दूर नहीं, जबकि रामायण में पत्थरों के तैरते हुए पुल से होकर ऋछ वानरों की सेना की सहायता से विजय प्राप्त करना, रावण के 10 सिर होना आदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मानव संस्कृति की उस प्राथमिकता की ओर संकेत करते हैं, जबकि ऐसी घटनाओं में विश्वास करना अस्वाभाविक था। आर्य सभ्यता। रामायण में आर्य सभ्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित है। उसमें उन मलेच्छों का तनिक भी संपर्क नहीं दिखाई देता जो एक भिन्न संस्कृति के अनुयायी थे, परंतु महाभारत में मलेच्छों का संपर्क पर्याप्त मिलता है। लाक्षागृह का निर्माता पुरोचन का महाभारत में नाम आया है, जो मलेच्छी था। साथ ही कौरव पांडवों के युद्ध में दोनों ही ओर से अनेक मलेच्छ राजाओं ने भाग लिया था। उस समय लोग मलेच्छ भाषा भी जानते थे। विदुर ने इसी मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को संकेत रूप से लाक्षागृह की सूचना दी थी। प्राज्ञः प्राज्ञ प्रलयज्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः प्राज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रलयज्ञं वयो अब्रवीत्। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से भी हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रामायण महाभारत से पूर्व की रचना है। रामायण की रचना के समय दक्षिण भारत में अनार्य जंगली जातियों, ऋक्ष वानर जातियों का ही निवास था। आर्यों की सभ्यता विंध्य पर्वत तक सीमित थी, परंतु महाभारत समय में दक्षिण भारत राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्थित, सुवासित तथा सभ्य दिख पड़ता है। भीष्म पर्व में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दक्षिण भारत के राजाओं के प्रतिनिधि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर आए थे। दक्षिण भारत की यह राजनीतिक अवस्था यह सूचित करती है कि महाभारत रामायण से अर्वाचीन है। स्वयंवर एवं युद्ध की स्थिति। रामायण की अपेक्षा महाभारत में युद्ध कला की भी पर्याप्त उन्नति हो गई थी। द्रौपदी के स्वयंवर में सीता स्वयंवर के समान केवल धनुष तोड़ देना ही वीरता का मापदंड नहीं था, प्रत्युत एक विशिष्ट कौशल से मछली की परछाई देखकर लक्ष्य भेद करना वीरता की कसौटी है। राम रावण युद्ध में वीरगण केवल पत्थरों, ईंटों, वृक्षों आदि से युद्ध करते थे, जबकि महाभारत में सेनापति की देखरेख में विविध वैज्ञानिक अस्त्रों शस्त्रों का भी प्रयोग किया गया था। साथ ही चक्रव्यूह जैसी उन्नत युद्ध कौशल भी इस बात को प्रमाणित करता है कि महाभारत रामायण से अर्वाचीन है। सामाजिक दशा। दोनों के सामाजिक दशा में काफ़ी अंतर था। रामायण का समाज आदर्शवाद पर प्रतिष्ठित था। पिता, पुत्र, भाई, मित्र आदि सभी आदर्शवाद के पोषक हैं। राम आदर्श पुत्र हैं। भरत भ्रातृत्व के गुणों के आगार हैं। सुग्रीव मित्रता की कसौटी हैं, जबकि महाभारत की कथा वस्तु में सामाजिक दशा में आदर्शवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। भरत के तुल्य भीम में भाई की आज्ञा मानने की क्षमता नहीं है। विजय की सिद्धि के लिए चोरी करना, असत्य भाषण करना किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता है। नैतिक भावना। रामायण में नैतिक भावना अपने ऊंचे आदर्श पर प्रतिष्ठित है, परंतु महाभारत में यह भावना ह्रास को पाकर नीचे खिसकने लगी। मैथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इससे स्पष्ट करती है। सुंदरकांड में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास चलने का प्रस्ताव करते हैं, परंतु सीता पर पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती, अतः वह इसे तिरस्कार कर देती है।
रावण वध के अनंतर सीता कठिन अग्नि परीक्षा में तप्त होकर पावन चरित्र को सिद्ध करती है, जबकि महाभारत की द्रौपदी काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती हैं, परंतु उनका पुनर्ग्रहण बिना किसी रोक टोक के कर लिया जाता है। रामोपाख्यान। महाभारत में रामोपाख्यान आया है, जबकि रामायण में महाभारत की कथा का उल्लेख ही नहीं मिलता। वन पर्व के 18 अध्यायों में 173 से 93 रामोपाख्यान पर्व है, जिसमें भगवान रामचंद्र की कथा विस्तार से वर्णित है। इस उपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के श्लोक ज्यों के त्यों रखे गए हैं। उपमाएं तथा कल्पनाएं वाल्मीकि से ली गई हैं। इससे भी रामायण की प्राचीनता सिद्ध होती है। भले ही विंटरनित्स महोदय महाभारत के रामोपाख्यान को प्रचित स्वीकार करें, परंतु भारतीय युग विभाजन तथा भारतीय धार्मिक विश्वास के कारण भी रामायण की रचना महाभारत से पूर्व सिद्ध होती है। ये रामायण और महाभारत की वैषम्यता है। साम्यता देखें। इसके अतिरिक्त दोनों महाकाव्यों में कौशल तथा विदेह एवं पंजाब के रीति रिवाजों का वर्णन समान रूप से मिलता है। शैली भी लगभग एक सी ही है। हॉपकिंस ने लगभग 300 स्थल ऐसे खोज निकाले हैं जो प्रायः एक से हैं। दोनों में उपमाएं तथा युद्ध वर्णन भी लगभग एक से हैं। दोनों में सीता तथा द्रौपदी की जन्म कथा में अलौकिकता विद्यमान है। दोनों का विवाह स्वयंवर की रीति से हुआ है, किंतु वर का चुनाव दोनों में किसी की इच्छा से नहीं हुआ। दोनों स्वयंवर में शारीरिक शक्ति ही वर का सर्वोच्च गुण माना गया है। दोनों नायकों को वनवास होता है तथा दोनों नायिकाओं का खलनायक द्वारा अपहरण होता है। साथ ही दोनों में अधिकांश वैदिक कालीन कथाएं भी आई हैं। इस प्रकार दोनों में पर्याप्त साम्य परिलक्षित होते हैं। परंतु इतने साम्य और वैषम्य के उपरांत भी यही निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत रामायण के पश्चात ही लिखा गया होगा। दोनों के प्रचित अंशों ने आज दोनों के मूल रूपों को पर्याप्त मात्रा में विकृत कर दिया है। इसी कारण उनका काल निर्णय करना सर्वथा कठिन हो गया है। परंतु आदि कवि वाल्मीकि तथा व्यास एवं राम तथा कृष्ण के कालक्रम में भारतीय विद्वानों को कोई भ्रांति नहीं है। यही कारण है कि महाभारत की रचना लगभग 400 या 500 ईस्वी पूर्व मानी जाती है और रामायण की रचना 500 या 600 ईस्वी पूर्व सिद्ध होता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में मैंने रामायण और महाभारत के पर्यायत्व को प्रस्तुत किया। आशा है आप इससे लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।